Welcome back, everyone. Now we are going to start our next topic, the Age of Revolution. The Age of Revolution started from 1830 and ended in 1848. इस एरा के बीच में बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिवोल्यूशंस देखने को मिले थे पूरे यूरोप में, है ना। कुछ रिवोल्यूशन नेशनलिज्म के लिए थे, कुछ रिवोल्यूशन नेशन स्टेट के लिए थे, कुछ रिवोल्यूशन इंडिपेंडेंस के लिए थे। अलग अलग रिवोल्यूशंस इस ड्यूरेशन में हुए थे पूरे यूरोप में। बैटल ऑफ वाटरलू जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया, जिसमें मोनार्कियल रूल को रीएस्टैब्लिश कर दिया गया था। जो बर्मन डायनेस्टी के रूलर थे उन्हें वापस से राजगद्दी सौंप दी थी फ्रांस की। कंजर्वेटिज्म लोग चाहते ही नहीं थे कि वापस से डेमोक्रेसी आए। वो तो जो पुराना चल रहा था, यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, तो वही चलते रहे, यही चाहते थे। पर रिवोल्यूशनरीज जो थे वो चाहते थे कि अब डेमोक्रेसी आए। वो नहीं चाहते थे कि मोनार्कियल फॉर्म या कंजर्वेटिज्म को फिर से लागू करना पड़े। कंजर्वेटिज्म में जो लोग थे ना, वो ट्रेडिशनल वैल्यू की तरह कमिटेड थे। वो कोई इनोवेशन को अपोज करते थे, कोई भी नए आइडिया को वो अपोज करते थे। यानी जो चला आ रहा है उसे चलने दो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उन्हें। और जो लिबरल लोग थे, यानी जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो ये चाहते थे कि अब कुछ चेंज आना चाहिए। बहुत टाइम से झेल लिया हमने इस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, अब डेमोक्रेसी आ जाना चाहिए। तो उनकी ये डिफरेंस थे उन दोनों के आइडियोलॉजीज़ में। तो गिउसेप्पे मैज़ीनी ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म कर रखी थी। ये चाहते थे कि इटाली में स्पेसिफिकली और जर्मनी में स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस मिले और वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट मिल सके। तो उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म किए थे। कौन कौन से? यंग यूरोप, जिसे हम बर्ने के नाम से जानते हैं, एंड यंग इटली, जो मर्सालिस के नाम से जाना जाता है। तो ये दो अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ थे जो गिउसेप्पे मैज़ीनी ने बनाया था। इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस की बात करें 1830 में, तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो कि फ्रांस में किया गया था 1830 में। जो लिबरल नेशनलिस्टिक पीपल थे, यानी जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कंडीशन में अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कंजर्वेटिज्म वापस से आए। तो उन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट, नया एक आइडिया रखा सामने कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया जाए। भले ही किंग रूल करे, पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया जाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चेक रखेगा, यानी अपनी अपनी नज़र रखेगा किंग के परफॉर्मेंस पर, क्योंकि जो गलती ये लुइस 16 के टाइम पे कर चुके थे उसे ये लोग रिपीट नहीं करना चाहते थे। तो लुइस फिलिप जो थे, उन्हें हेड बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। जुलाई रिवॉल्यूशन ब्रुसेल और बेल्जियम में भी हुआ था। ब्रुसेल कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम है। फिर बात करते हैं द ग्रीक रिवॉल्यूशन की। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस के जो लोग थे वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, और वो लोग इस एम्पायर से आज़ादी चाहते थे, वो लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस की आइडियोलॉजी ने हवा पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रगल होना स्टार्ट हुआ, और 1821 में ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया था। और 1832 में फाइनली ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। एक नया कॉन्सेप्ट लागू हुआ, वो था रोमांटिसिज्म। यानी सिर्फ लड़ाइयाँ जो थी वो हथियारों से नहीं जीती जा रही थी, वो इमोशन से जीते जा रहे थे, वो नेशनलिज्म की फीलिंग से जीते जा रहे थे। तो ये फीलिंग को हम बढ़ाएं कैसे, ये फीलिंग को हम स्प्रेड कैसे करें? तो स्प्रेड करने में लेखक ने, कवियों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने पोएम्स के ज़रिए, फेरी टेल्स, सॉन्ग्स के ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया, फीलिंग को स्प्रेड किया नेशनलिज्म के। और धीरे धीरे पूरे कंट्री, यानी पूरे यूरोपियन नेशन में इसे स्प्रेड कर दिया, और हर किसी के मन में एक पेट्रियाटिक फीलिंग डेवलप हो गई थी। रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। आपको पता है ये इंडियन रेवोल्यूशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये रोमांटिसिज्म ने। रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर थे एक, जोहान गॉटफ्राइड। ये जर्मन कल्चर से बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपने बहुत सारे डांस फॉर्म्स, सॉन्ग्स, फेरी टेल्स, लैंग्वेज प्लेस, इन सब के ज़रिए इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाया था, स्प्रेड किया था कि हम सबको एक नेशन यूनिटी चाहिए, हम सबको एक एक यूनिफाइड कंट्री चाहिए, हम सबको ये पार्टीशंस नहीं चाहिए, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी नहीं चाहिए, हमें एक जैसा चाहिए, हमको मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। 1830 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जब अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, तब धीरे धीरे सब जो गांव के लोग थे वो सब शहर की तरफ आगे बढ़ने लग गए थे। धीरे धीरे यूरोप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होनी स्टार्ट हो गई थी।
आपको पता है यूरोप 1830 में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका था। वहाँ का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से राइज़ हुआ और वहाँ पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे जो इस पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके। तो वहाँ के लोगों की हालत बहुत मिज़रेबल हो गई, इतनी कि वहाँ पर भूख हड़ताल जैसी सिचुएशन आ गई थी। वहाँ के लोग भूखे मर रहे थे, हार्डशिप चालू हो गया था, हंगर स्टार्ट हो गया था। ये सारी चीज़ों ने पार्ट लिया था 1830 में। इन सब के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला। वहाँ के जितने भी वर्कर्स थे उन सब ने अपने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट यानी बिजनेसमैन या फिर एम्प्लॉयर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी कि हमारे पे बढ़ाया जाए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए हमारा। पर एट लास्ट आर्मी का इस्तेमाल किया गया और इस रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया पूरी तरीके से। जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप देखने को मिले थे रिवॉल्यूशन का। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्यूशन 1830 का एक पार्ट था, जिसमें यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्ट्राइक देखने को मिला था। बहुत सारे लोग इसमें भूखे मारे गए थे। स्ट्राइक किया था लोगों ने, रिवॉल्यूशन किया था अपने पे स्केल को बढ़ाने के लिए, पर इन सभी डिमांड्स को सप्रेस कर दिया था आर्मी के हेल्प से। द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स ऑफ 1848, 1848 में लिबरल लोगों ने रिवॉल्यूट कर दिया था। उन्होंने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। उनकी एक डिमांड थी कि हम नेशन स्टेट चाहते हैं, हम सिंगल स्टेट चाहते हैं, हमें अलग अलग वैरायटी ऑफ सेक्शंस नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल स्टेट चाहिए। पार्लियामेंट प्रिंसिपल टू बी एनफोर्स होना चाहिए, पार्लियामेंट के ही प्रिंसिपल्स लागू होने चाहिए, हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन, हमें प्रेस का फ्रीडम मिले, हमें एसोसिएशन का फ्रीडम मिले, हम सब इकट्ठे हो सके, अपनी डिमांड्स को सामने रख सके और अपनी बातों को सामने एग्जीक्यूट कर सके। ये सारे फ्रीडम की उनकी डिमांड्स थी। ऑल जर्मन नेशनल पार्टी बनाया गया था, ऑल जर्मन नेशन पार्टी 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट सिटी में बनाया गया था। इसमें टोटल 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया था, जो कि चर्च सेंट पॉल में था। तो वहाँ पर ये सारे सिस्टम को वापस से, मतलब वहाँ का जो पूरा कंट्रोल था उसे फेडरिच विल्हेम फोर को वापस से देना चाहा था इन लोगों ने। ये किंग का नाम था, ये उन्हें वापस से सौंपना चाहते थे कि आप भी संभालिए इस राजगद्दी को, पर उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करके क्या कहा, इसके रिजेक्ट करने के पीछे का रीज़न क्या था? जो लोग थे यानी जर्मन के जो फ्रैंकफर्ट सिटी के लोग थे, वो ये चाहते थे कि रूल तो किंग ही करे, पर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए उन पर प्रॉपर चेक रख सकें, यानी रूल आप करो पर हमारे तरीके से करो। तो ये चीज़ फ्रेडरिच विल्हेम को नहीं पसंद था, तो उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। बहुत सारे लोगों ने डिमांड्स रखना स्टार्ट करा था कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। एट लास्ट इनके भी डिमांड्स को सप्रेस कर दिया गया था। वहाँ पर ट्रूप्स भेजकर, आर्मी भेजकर वहाँ के सभी लोगों को खदेड़ दिया था और वहाँ के पूरे रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर दिया था। इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेंस भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। तो वुमेंस को बहुत सारे राइट्स चाहिए थे, क्योंकि उन्हें कोई राइट मिला नहीं था। नेपोलियन के टाइम से उन्हें कोई राइट्स नहीं मिले थे, तो वो चाहते थे कि उन्हें भी पार्लियामेंट में हिस्सेदारी का मौका मिल सके। वो ये भी चाहते थे कि हमें वोट का अधिकार मिल सके, इसीलिए उन लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने अपना एक लिबरल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था कि अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमें भी देश को चलाने में उतना ही योगदान देना है जितने कोई दूसरे देते हैं। तो वुमेन ने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस को लीड किया, न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स छापे और बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन में हिस्सा बनी वो। 1848 में बहुत सारी कंजर्वेटिव फोर्स जिन्होंने सप्रेस कर दिया था लिबरल मूवमेंट्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था कि कंजर्वेटिव्स में जो लोग थे, जो चाहते ही नहीं थे कि वुमेन्स की कोई चेंज आए, उन लोगों ने लिबरल लोगों को वापस से सप्रेस कर दिया था। बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आया इस रिवॉल्यूशन के बाद, पर हाँ उन्हें कुछ चीज़ें ज़रूर मिल गई थी। जैसे उन्हें पार्लियामेंट में कुछ डिसीजन लेने का हक ज़रूर मिल गया था, उन्हें पार्लियामेंट के सेशंस को देखने का मौका मिल गया था। पर जो डिमांड्स उनकी थी एक्चुअल में कि हमें वोट डालने का अधिकार मिले, हमें डिसीजन मेकिंग का अधिकार मिले, ये सारे राइट्स उन्हें अभी भी नहीं मिल पाए थे इवन आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली। यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। यूनिफिकेशन यानी पूरी कंट्री को एक जैसा बना देना, है ना, पूरी कंट्री को यूनाइटेड बना देना। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले जर्मन यूनिफिकेशन की बात करते हैं। तो जर्मनी में ना मिडिल क्लास लोगों ने बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड स्टार्ट कर दिया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए, किसी भी कंडीशन में हमें क्या चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो उन्हें सपोर्ट मिल गया था प्रूशिया का।
प्रूशिया ने इस पूरे नेशनल यूनिफिकेशन का लीडरशिप संभाल लिया था और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये एक आर्किटेक्ट प्रोसीजर था, मतलब एक आर्किटेक्ट प्रोसेस था, सारी चीज़ें उन्होंने ही संभाली थी और प्रूशिया ने एट लास्ट जर्मनी को यूनिफाई होने में बहुत बड़ी मदद करी थी। उन लोगों ने 7 सालों तक लड़ाई लड़ी थी, यानी प्रूशिया ने 7 ईयर्स तक वॉर लड़े थे। किस किस के खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस के खिलाफ 7 सालों तक लड़ाई करी थी और लड़ाई करके प्रूशियन विक्ट्री में रिजल्ट हुआ, यानी प्रूशिया इस लड़ाई में जीत गया और एट लास्ट जर्मन को यूनिफिकेशन का मौका मिल गया। और जर्मनी के नए जो एम्परर थे वो कौन थे? कैसियर विलियम वन। तो इन्हें वहाँ का रूलर यानी एम्परर बना दिया गया था और जर्मनी को यूनिफाई कर दिया गया था। इटालियन यूनिफिकेशन की बात करें तो हम लोगों ने गिजुपी मेज़िनी के बारे में बात की थी, जो इटाली को यूनिफाई करना चाहते थे पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पीछे का रीज़न ये था कि इटाली ना 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। उसमें से सिर्फ एक स्टेट यानी सार्दिनिया पिएडमोंट सिर्फ रूल किया गया था इटालियन रूलर द्वारा। बाकी जो 6 एरियाज़ थे वो या तो ऑस्ट्रेलियन रूलर उस पर रूल करता था या बर्बन किंग ऑफ स्पेन उस पर रूल करता था, और वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अपनी टेरिटरी वो इन लोगों को वापस करें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो वहाँ के जो 2 लीडर्स थे यानी विक्टर इमैनुअल टू और जो सार्दिनिया के जो पीएम थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे काउंट कैमिलो दी कैवर, ये इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लीडरशिप करेंगे और इटाली को यूनिफाई करेंगे। तो उन लोगों ने सपोर्ट गेन किया फ्रांस के साथ। फ्रांस ने एट लास्ट अपने फोर्सेस को विड्रीव किया यानी फोर्सेस भेजे इटाली की सपोर्ट में और पेपल स्टेट को इटाली में ज्वाइन कर दिया था। प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनाइटेड इटाली यानी वहाँ के जितने रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने भी मार्च किया और 2 स्लाइसेस द किंगडम ऑफ 2 स्लाइसेस, जहाँ पर स्पेनिश रूल यानी बर्बन किंग ऑफ स्पेन रूल करते थे, वहाँ पर अटैक कर दिया और एट लास्ट उन लोगों ने भी वो एरिया जीत लिया और इसी के साथ इटाली ने अपना फाइनल यूनिफिकेशन फेस किया 1871 में। 1871 में इटाली पूरा यूनिफाइड कंट्री बन चुका था। द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये जो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट था ये बड़ा ही विचित्र था। ब्रिटेन ना सिर्फ ब्रिटेन नहीं था उस टाइम पे, उस वहाँ पर अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश बोलने वाले लोग थे, स्कॉटलैंड के लोग भी पाए जाते थे और आयरलैंड के लोग भी पाए जाते थे। वहाँ पे लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती थी, बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री था। तो उन्होंने एक एक्ट ऑफ यूनियन स्टार्ट किया। एक्ट ऑफ यूनियन के तहत उन्होंने एक कंट्री को ऑफ़र दिया कि आप हमारे अंडर में आ जाइए और हम आपको सारी हमारे पास जितने रिसोर्सेस है वो हम आपको दे देंगे, यानी शेयर कर लेंगे आपके साथ। और इसके बाद स्कॉटलैंड को फॉर्म कर दिया गया था ब्रिटेन के अंदर, यानी ब्रिटेन और स्कॉटलैंड दोनों को मिक्स कर दिया गया था। तो इसके बाद अब ब्रिटेन बन चुका था द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, जो हम यूके नाम देते हैं ना, द यूनाइटेड किंगडम, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड को भी वो लोग हड़पना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। आयरलैंड के 2 डिविजन्स थे उस टाइम पे, वहाँ पर 2 टाइप के लोग रहते थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो जो कैथोलिक लोग थे, कैथोलिक लोग ये चाहते थे कि हम लोग ट्रेडिशनल ही रहें, मतलब हम लोग आयरिश कंट्री में ही रहें। पर प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे ताकि वो लोग इन कैथोलिक्स को हरा सके, सप्रेस कर सके। तो एट लास्ट वही हुआ, इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया और कैथोलिक लोगों को हरा दिया और वापस जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उन्हें भी हराकर उन लोगों ने आयरलैंड को ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले लिया और यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना लिया। तो ये ब्रिटेन की पुरानी आदत थी जो उन्होंने हम पे अप्लाई किया, वो पहले भी दूसरे लोगों पर अप्लाई कर चुके थे। हम पर तो ये सारी चीज़ें 1800वीं सदी में हुई थी, पर आयरलैंड के साथ तो ये सारी चीज़ें 1700 सदी में ही हो चुकी थी। तो ये डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का बहुत पहले का था। तो कैथोलिक्स के डिफीट होने के बाद प्रोटेस्टेंट्स को भी हरा दिया गया और फोर्सिबली आयरलैंड को द ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना लिया गया था। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन यानी एक पर्टिकुलर फिगर को एक्सेप्ट करना एज अ कंट्री। जैसे हम लोग इंडिया में भारत माता को एज अ फीमेल फिगर मानते हैं, मतलब इंडिया को एज अ फीमेल फिगर मानते हैं, हम हमारी कंट्री की पूजा करते हैं, है ना, तो हम भारत को माता मानते हैं। तो वैसा ही विजुअलाइजिंग द नेशन था, यानी हम एक नेशन को एक विजुअल दे, एक इमेज दे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, जैसे द ब्रोकन चेन, फिर ये जो कानून की जो लेडी थी जिनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, तो हमने भी ये सारी चीज़ें वहीं से अडॉप्ट करी है। तो जर्मनी की बात करें तो ये जो आपके सामने इमेज है ये जर्मेनिया का है, मतलब जर्मनी के
पूरी कंट्री को भी गॉडेस माना जाता है। तो ये उनकी कंट्री का एक विजुअलाइजिंग इमेज है। ऐसे बहुत सारे फीमेल फिगर्स को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता था, जैसे भारत माता है, जर्मेनिया है ना, और फिर फ्रांस एलिगरी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग हैं, यानी फ्रांस भी लेडी को ही विजुअलाइज करता है एज अ नेशन, जर्मनी भी लेडी को विजुअलाइज करता है एज एन नेशन, और हम भी ऐसा ही करते हैं, यानी इंडिया भी ऐसा ही करता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सोनिफाई करती है, यानी हम लोग एक विजुअल इमेज दे देते हैं पूरी कंट्री को, ताकि हम उसे ज़्यादा अच्छे से वर्शिप कर सकें। हम न सिर्फ इसे कंट्री मानते हैं, बल्कि हम इसे अपने लिए गॉडेस मानते हैं। तो यही चीज़ें हैं, ये फ्रांस का विजुअलाइजेशन है। तो विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। जैसे हम भारत माता को पूजते हैं, वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ भी अपने अपने कंट्रीज़ के विजुअल फिगर्स को पूजते हैं। अब बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म की। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे बल्कन के बारे में। तो बल्कन जो था वो सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन था यूरोप का। बल्कन एक जगह का नाम है जो जियोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन से बना हुआ है, यानी बहुत सारे अलग अलग जगहों से मिलकर बल्कन बना हुआ है। एग्जाम्पल मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, क्रोशिया, इन सबको मिलाकर बना है पूरा बल्कन। और बल्कन के इनहैबिटेड लोगों को हम एक कॉमन नाम से बुलाते हैं, जो है साल्व्स। वो जो एरिया था उस पर ना बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ राज करना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि हम उस एरिया पर डोमिनेंस रखें अपना, हम उस एरिया को अपने कब्जे में ले लें। तो बहुत सारे पावरफुल पावर्स की बात करें, जैसे रशिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये सब कंट्रोल चाहते थे बल्कन पर। और इन सब लोगों में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, और धीरे धीरे ये एक इंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बन गया था, यानी एक सामूहिक लड़ाई का एक पॉइंट बन चुका था ये बल्कन। और धीरे धीरे ये लड़ाई आखिरकार वर्ल्ड वॉर 1 में बदल गया। तो और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है पूरे यूरोपियन नेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है टॉपिक के, इसे आप ज़रूर अपने कॉपीज़ में नोट कर लेना। ये जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आए हैं। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।